हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देख रहे हैं। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करी थी, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ना था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था अपवाह। अपवाह में हमने सबसे पहले जो नदी के हमारे जो प्रतिरूप होते हैं वो हमने देखे। तो सबसे पहले तो हम इसमें तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होती है, और जल विभाजक हमने देखा। उसके बाद हमने उनके प्रतिरूपों को देखा। प्रतिरूप में हमने सबसे पहले वृक्षाकार प्रतिरूप पढ़ा, जालीनुमा प्रतिरूप पढ़ा, अपकेंद्री, अभिकेंद्री और फिर अरी प्रतिरूप पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। पूरा इसमें हमने सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ वगैरह हैं सब हमने ये देखी। उसके बाद हमने गंगा नदी तंत्र को भी पढ़ा। देखिए, गंगा नदी तंत्र कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिल रही हैं। पंच प्रयाग देखे हमने। और हमने सिंधु नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र को भी पढ़ा। ठीक है, आज हमें देखना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीप नदियाँ। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? ये निकल रही है तिब्बत से। ठीक है, ये हमारी तिब्बत से निकल रही है। और ये कहाँ से? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर से ये हमारी नदी निकल रही है। ठीक है, ये हमारी ऐसे नेपाल के समानांतर बहती बहती। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है, क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। मतलब तिब्बत में हम इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक कैनियन बनता है जिसे हम सांगपो कैनियन बोलते हैं। ठीक है, अब ये नदी हमारी अरुणाचल प्रदेश के पास से, अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, गॉर्ज बनाती हुई। तो इसको हम क्या बोलते हैं उधर पे? दिहांग नदी। क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। यहाँ पे एक ये गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम इसे दिहांग नदी बोल देते हैं। देखो, और फिर ये नदी आके हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, मतलब गंगा नदी इसमें आके मिलती है, फिर इसके आगे मेघना नाम दिया जाता है। उसके बाद ये समुद्र में जाके गिर जाती हैं नदियाँ। अब इसकी जो कुछ सहायक नदी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें आके मिलती है हमारी, कलर चेंज कर ले। पहले आकर इसमें मिली हमारी तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी। मैप से भी हम इन नदियों को देख लेंगे, लेकिन एक बार खुद से डायग्राम बना के भी याद करने में आसानी रहती है। और फिर यहाँ पे आके मिली हमारी जल ढाका। ठीक है, सारी नदियाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ सारी याद करोगे तो कुछ तो याद हो ही जाएंगी। फिर इसमें आके मिली टोरसा नदी। उसके बाद आके मिली इसमें संकोसी नदी या संकोस नदी। फिर हमारी इसमें आई मानस नदी। ठीक है, तो तीस्ता हो गई, जल ढाका, टोरसा, संकोस नदी, फिर आके इसमें मिली हमारी मानस नदी। फिर इसमें आई एक नदी जिसे हमने नाम दिया सुबन सिरी। क्या नाम दिया? सुबन सिरी।
ठीक है। उसके बाद अब यहीं पे हमारा असम में जो माजुली द्वीप सुना है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ पे है? असम में। वो भी यहीं पड़ता है, माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पड़ता है? असम के पास। अब जो नदियां यहाँ पे आके मिल रही हैं, इधर से आके मिली, कपिला या कपीली नदी बोल देते हैं इधर, कपिला भी और कपीली भी। के बाद यहाँ पे आई इसमें धनसिरी। कौन सी? धनसिरी या पटकाई नदी। फिर आके इसमें मिली हमारी लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। और यहाँ इसको बोला हमने दिहांग नदी। ठीक है। तो यही है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकली, कहाँ से? तिब्बत में चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर के पास में। फिर उधर पे उसको बोला गया सांगपो। फिर आगे ये जब बढ़ी तो हमारी अरुणाचल प्रदेश के पास से ये भारत में प्रवेश करी। भारत में प्रवेश करने के टाइम इसने एक गॉर्ज का निर्माण किया। और फिर उसके आगे इस नदी को बोला गया दिहांग नदी। दिहांग नदी के पास, असम के पास, इसको बोला गया ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे इसने माजुली द्वीप, इधर ही पे इसका माजुली द्वीप का, जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका निर्माण यहाँ पे है। उसके बाद इसमें इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि तीस्ता नदी हो गई, जलढाका नदी हो गई, तोरसा नदी हो गई, संकोस नदी हो गई, मानस नदी हो गई, सुबनसिरी हो गई, और कपिला नदी हो गई, धनसिरी हो गई, और लोहित और दिहांग नदी। ठीक है। तो हमने ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी खत्म कर लिया है। अब इससे बुक से भी थोड़ा पढ़ लेंगे। देखो क्या लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से। सिंधु का स्रोत कहाँ है? मानसरोवर झील। सतलज का भी वही राकस ताल, जो कि मानसरोवर झील के पास से ही पड़ता है। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी उसी के काफी नजदीक से ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। अधिकतर ये नदी भारत से बाहर ही बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। मैंने क्या बताया यहाँ पे? ये यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण करती है यू आकार के, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। अब इसमें लिखा है यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियां इससे आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इसको हमने अरुणाचल के प्रदेश के पास हमने इसको दिहांग नाम दिया। फिर जब ये असम के पास आती है तब हमने इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। फिर ये गंगा नदी से मिलती है, उसके आगे से मेघना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। पहले इसमें सिल्ट की मात्रा कम होती है, फिर जब ये भारत में बहती है तब यहाँ पे सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, और जल की भी। ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जैसे माजुली द्वीप मैंने एक तो बता दिया आपको। अब इसमें पूछ रहा है क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? मैंने बताया असम में स्थित है माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्गों में परिवर्तन लाती है। ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना है प्रायद्वीप नदियाँ। क्या पढ़ेंगे हम? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी नदी तंत्र। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गोदावरी नदी। अब देखो, अब जो ये गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकल रही है? इसको हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये निकल रही है हमारी, ये निकल रही है हमारी त्र्यंबकेश्वर, केश्वर, नासिक। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये नदी निकल रही है और फिर ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है आंध्र प्रदेश के पास से। ठीक है, अब देखो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी है हो गई, वो हो गई हमारी दुधना नदी। कौन सी? दुधना नदी। फिर इसमें जो आगे नदी आके मिली वो है पूर्णा नदी। कौन सी? पूर्णा नदी। ठीक है? फिर जो इसमें आके नदी आके मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी है ये नदी? कौन सी है ये नदी है पहले तो पेन गंगा। पेन गंगा। और ये है वर्धा। ठीक है, इसमें जो सहायक नदियां आके मिल रही है वो है वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता। ठीक है, ये नदी आपको ध्यान रखनी है, पेनगंगा, जिसमें वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता आके मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी है ये? इंद्रावती। बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इंद्रावती। ठीक है, इसके बाद जो आकर इसमें नदी मिल रही है वो है सबरी नदी। कौन सी? सबरी नदी। सबरी नदी। ठीक है, बेली वोरा नदी। अब जो इस नदी में भी आके नदी मिल रही है ना वो है बेली वीरा, और एक नदी है सिलेरू, सिलेरू सिलेरू करके बोलते हैं इसे, सिलेरू। ठीक है, अब देखो इसके दाहिने से क्या कौन सी नदी आगे मिल रही है इसमें? सबसे पहले तो इसमें एक नदी आगे मिलती है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, प्रवरा नदी। ठीक है, दूसरी है मूला। कौन सी? मूला नदी। ठीक है, तीसरी नदी है इसमें मंजरा नदी। कौन सी है? मंजरा नदी। ठीक है, और है इसमें, और इसमें किन्नर धामी नदी। ठीक है, इसके बाद पहले तो इसमें आगे मिलती है, पहले इसमें आगे मिलती है मानेर नदी, फिर है किन्नर धामी। ठीक है, ये हो गया हमारा गोदावरी नदी तंत्र। ठीक, इसके बाद इसके अलावा अब आगे हमें पढ़ना है महानदी। महानदी, ये महानदी जो है हमारी, ये हमारी निकलती है छत्तीसगढ़ में,
छत्तीसगढ़ में आपने सिहावा की पहाड़ियों का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी, सिहावा की पहाड़ियाँ। तो ये नदी जो निकल रही है, ये सिहावा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में निकलती हैं। अब ये नदी जाके पारादीप, उड़ीसा, उड़ीसा के पास से ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी, ये तो हो गया इसका उद्गम, और जहाँ पे ये अपना जाके नदी का जल छोड़ती है वो हो गया। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले तो है सेओनाथ, क्या बोलते हैं इसको? सेओनाथ। उसके बाद में इसमें आके मिलती है हसदेव, हसदेव, ठीक है। इसके बाद है मंड नदी, ठीक है। और फिर है हमारी ये इब नदी। इब नदी तो पेपर में पूछी भी गई है एक दो बार एग्जाम में। अब यहाँ से आके मिली जोंक नदी। कौन सी? जोंक नदी। फिर इसमें हमारी आई आंग नदी, आंग नदी। उसके बाद ये हमारी आंग या ओंग नदी भी बोल देते हैं इसको। फिर आई हमारी टेल नदी। कौन सी? टेल नदी। ये टेल नदी भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये हो गई महानदी। महानदी जो कि हमारी छत्तीसगढ़ सियावा पहाड़ियों से निकली, जाके ये पारादीप उड़ीसा के पास में बंगाल की खाड़ी में ये गिर गई। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब, जोंक नदी, आंग नदी और टेल नदी, ठीक है। ये हो गई हमारी महानदी, ठीक है। अब कौन सी नदी आई के अलावा? के अलावा हमें पढ़नी है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। ये कृष्णा हमारी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से। और ये आंध्र प्रदेश के पास से होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें ध्यान से देखना, महाबलेश्वर चोटी। सबसे पहले इसमें आके मिली यहाँ पे भीमा नदी। कौन सी नदी? बहुत ही चर्चित नदी है ये, भीमा नदी, ठीक है। भीमा की कुछ दो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? नीरा और मान नदी, ठीक है। इसके बाद इस इसमें आके जो मिली वो है मूसी नदी। कौन सी नदी आके मिली इसमें? मूसी नदी, ठीक है। फिर आई इसमें इसमें आई मुन्नेर नदी। कौन सी? मुन्नेर नदी, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ से आके नदी मिल रही है उसको बोलेंगे हम कोयना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसे? कोयना। फिर इसमें आके मिलेगी यहाँ से पंच गंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई कौन सी नदी? वर्णा नदी। कौन सी नदी? वर्णा नदी। फिर इसमें आई, क्या बोला हमने इसको? दुग्ध गंगा। क्या नाम दिया इसमें हमने? दुग्ध गंगा। फिर इसमें आई घाट प्रभा। इसकी सहायक नदियां हैं घाट प्रभा, ठीक है। फिर इसमें आई कौन सी नदी? माल प्रभा, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा,
फिर इसमें हाँ, इसकी इतनी सहायक नदियां हैं, फिर ये आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो कृष्णा नदी को हमने देखा, मेन मेन कौन सी इसकी सहायक नदी है, कोयना, पंचगंगा, वर्णा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा नदी, मूसी नदी और मुन्नेर नदी। ठीक है। अब हमें जो नदी देखनी है वो होगी हमारी अब हमें जो नदी देखनी है वो है हमारी, देखो कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा और। ये नदी जो हमारी 4 राज्यों से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि पेपर में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 4 राज्यों से होकर ये निकलती है। और ये जो कोयना है ना, ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी नदी देखेंगे हम, कावेरी नदी। ये सब प्रायद्वीप नदी हम पढ़ रहे हैं अभी। अब ये प्रायद्वीप नदी जो है, ये कर्नाटक के पास से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। ठीक है। के बाद यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है, अभी सिर्फ हम नदी और सहायक नदियां ही पढ़ रहे हैं और यही पढ़ना ही है प्रतंत्र में। ठीक है। पहली इसकी सहायक नदी है, ये है, तो बोलेंगे हम हरंगी नदी। हरंगी नदी के बाद जो इसमें आगे नदी मिलती है उससे हमने बोला हेमावती। ठीक है। उसके बाद में कौन सी नदी आई? अर्कावती। इस साइड से इतनी, फिर आई इसमें लक्ष्मण तीर्थ, फिर आई इसमें काबिनी नदी। कौन सी? काबिनी नदी। फिर आई इसमें स्वर्णावती। स्वर्णावती नदी। फिर इसमें आई भवानी नदी। कौन सी? भवानी नदी। फिर इसमें एक नदी आके और मिली, नोयल नदी। नोयल नदी। इन मैप्स का 4-5 बार रिवीजन करने से सारी नदियां रट जाती हैं। फिर इसमें आई अमरावती। तो ये हो गई हमारी कावेरी और उसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी नदी, स्वर्णावती नदी और भवानी नदी, अमरावती नदी और नोयल नदी। इसके अलावा हरंगी नदी, हेमावती और अर्कावती। अब देखो, एक नदी और है, कौन सी? नर्मदा नदी। सारी नदियों के बारे में मैंने लगभग यहाँ पे बता दिया है आपको। आगे की क्लास में भी यही पढ़ना है, इनसे कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, वो तो 9th क्लास में ही बता दिया है। देखो, ये रही अपनी नर्मदा नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हथिनी नदी। हथिनी नदी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मिली चंद्र केशर नदी। फिर है इसके बाद कोलार नदी। ठीक है। कौन सी नदी? कोलार नदी। फिर इसमें आके हमारी मिली वारना नदी। वारना नदी। ठीक है। अब इसमें एक नदी आके मिली छोटा तवा, और एक नदी है तवा। ठीक है। एक नदी हो गई छोटा तवा और एक नदी हो गई तवा। फिर इसमें एक नदी आके मिली दूधी नदी। कौन सी?
दूधी नदी। और आई शक्कर नदी, दूध शक्कर सब आ गया, दूध शक्कर, दूधी नदी, शक्कर नदी। फिर इसमें आई शेर नदी, शेर नदी, ठीक है। फिर आई बंजर नदी। ये हो गया हमारा नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। इसमें जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? छोटा तवा नदी, तवा नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, शेर नदी, बंजर नदी, हथिनी नदी, चंद्रशेखर नदी, कोलार नदी और वारणा नदी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बुक से पढ़ लें। प्रायद्वीपीय नदियां, देखो क्या लिखा है। प्रायद्वीप भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। अब प्रायद्वीप भारत में जो जल विभाजक का काम करता है वो क्या, कौन सा घाट करता है? पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। वो मैंने बता दिया था कहाँ स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये हमारा पश्चिमी घाट स्थित है जो कि ये जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्वी की ओर बहती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। जो पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियां जो छोटी धाराएं हैं, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो कौन कौन सी नदियां हैं, वो नर्मदा और तापी नदी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। अब एक बात यहाँ पे हमारी समझने को मिली, जो पूर्वी है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। जो नदियां हमारी इस तरफ आके गिर रही हैं वो हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो नदियां हमारी इस तरफ आके मिलती है यानी पश्चिम में आकर अरब सागर में मिलती है, ये हमारी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। प्रायद्वीप नदियां जो, अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप नदियों की अपवाह द्रोणियां आकर आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन सी नदी है? नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जो हमने नर्मदा नदी पढ़ी, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। अब ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से कुछ अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा नदी द्रोणी जो है अपनी, वो मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में ही विस्तृत है। आगे लिखा है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा श्रृंखला से है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उधर से हमारा तापी द्रोणी का उद्गम होता है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में ही बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच इस तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार। ये सब तापी नदियों की सहायक नदियां हैं। अब आगे हम देखेंगे गोदावरी द्रोणी, ठीक है। गोदावरी द्रोणी में क्या कह रहा है?
गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह भारत के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। की लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में जो प्रायद्वीप नदियां हैं, ये सबसे बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीप नदी में। ठीक है, इसका अपवाद तंत्र क्या है? सबसे बड़ा। इसकी इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। इसकी अपवाय द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। के आगे कृष्णा नदी में क्या कह रहा है? ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट में, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 1400 किलोमीटर है। और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती। कहाँ से निकल रही है ये? ब्रह्मगिरी से। ठीक है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में। अब ये गिरती कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? कुडलूर के दक्षिण में। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अब देखो, आपको क्या पता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी में बनता है, जो कि कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी में बनता है। अब प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, मंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्वी की तरफ बहती हैं, जिसमें से है दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा। इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। क्या आपको पता है कि 71% जो पृथ्वी के धरातल का जो 71% है वो भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% जल लवणी है जो हमारे पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जल ही है जो हमारे पीने योग्य है। ठीक है, जो हमारे काम में आने योग्य है। झीलें क्या होती हैं? कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नव वाले घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों का आकर्षित मतलब कि का केंद्र बना होता है, जो हमारी जो डल झील है वो। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का भी आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता? क्या वह उतने ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आप कभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी एक स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का क्या महत्व है? अ, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कुछ गर्त होते हैं ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी भर जाता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? झील। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है? जैसे कैस्पियन, मृत सागर, अरल अरल सागर। आपने नाम सुना होगा ना, मृत सागर का, अरल सागर का। भारत में भी बहुत सी बड़ी झीलें हैं। वे एक दूसरे से आकार तथा अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क
अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर देखो मैंने बताया था ना कि विसर्प जो होता है जब वो नदी की नियंत्रित क्रिया के कारण वो अलग हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं गोखुर झील, या जिसे हम लैगून भी बोल देते हैं। जैसे चिल्का झील जो हो गई ना, वो हमारी गोखुर द्वारा ही निर्मित झील है। पुलिकट और कोलेरू झील अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी भी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की जो सांभर झील है वो लवड़ी झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय के क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें कि ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील अभी मैंने आपको बताई ना कि जो कि झेलम नदी से बनी हुई है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आगे क्या बोल रहा है इसमें, देखो। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं ना जल उत्पादन के लिए, उससे भी हमारा झील का निर्माण होता है। जो हमारा गुरु गोविंद सागर जो बांध है ना, भाखड़ नांगल परियोजना आपने सुना होगा। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी हैं तथा सूखे में के मौसम में यह पानी के बहाव को भी संतुलित करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी सामान्य बनाए रखती हैं। जलीय परितंत्र को भी संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। कितनी इंपॉर्टेंट है झील हमारे लिए। अब देखो क्या कह रहा है, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव जो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री में भी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, जैसे ये जब ये सारी सभ्यताएं हमारे जो अधिकतर होती है ना नदी किनारे ही बनी होती हैं। तो इस मतलब कि तो देखिए नदी का महत्व कितना है। ये गांव अब बड़े शहरों में भी परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों, अब ये आपको करना है, देखो नदी प्रदूषण क्या है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, जो उद्योग है ना उनके प्रदूषण से भी हमारी नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। जो हमारे घरों का कचरा है वो भी हमारे नदी को बहुत प्रदूषित कर रहा है। इनसे केवल जल की गुणवत्ता ही कम नहीं हुई बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित किया है इन उद्योगों ने। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। अगर आपने कभी इन योजनाओं के बारे में सुना है तो जरूर पढ़ें, जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। मैंने बताया था जो वृक्षाकार प्रतिरूप होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप भी बोलते हैं। का सी आंसर सही हो जाएगा। अब बताना है वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है, तो जम्मू कश्मीर में।
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील है। ठीक है। इसके आगे, कौन सी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो तापी और नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है। तो देखो, आज के लिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट तंत्र पढ़ लिए हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, हम सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो है जलवायु। ठीक है। इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।